गुड मॉर्निंग बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू MGCI फाइटर बैच 2.0। कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था। अब हमारा अगला टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि अंतः झिल्लिका तंत्र। तो लेट अस स्टार्ट। अंतः झिल्लिका तंत्र, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अंतः झिल्लिका तंत्र में हम उन ऑर्गेनेल्स को रखते हैं, उन कोशिकांगों को रखते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या समन्वित हैं। जिन कोशिकांगों के कार्य एक दूसरे से जुड़े हों, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र में रखा जाता है। तो कौन कौन से कोशिकांग हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इसमें हम पढ़ते हैं पहला नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। तीसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। एक सवाल एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, सूत्रकणिका हरित लवक तथा पेरोक्सिसोम, हरित लवक, सूत्रकणिका और पेरोक्सिसोम को अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता। को अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माना जाता। इसके पीछे कारण है बच्चों। क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम का कार्य इन तीनों से जुड़ा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तथा पेरोक्सिसोम का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम से जुड़ा नहीं है, जुड़ा नहीं है, जुड़ा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम को इसका भाग नहीं माना जाता। किसका भाग? अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये तीनों का कार्य इन तीनों के कार्य से अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल ऐसा भी है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम मिल के काम करते हैं, वो है C2 चक्र। फोटो रेस्पिरेशन जब पढ़ाया जाएगा तो आपको C2 साइकिल के बारे में बताया जाएगा, जहां पर ये तीनों मिलकर के कार्य साथ में करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी कोशिकांगों की बात करेंगे। पहला कोशिकांग जो इसमें है उसका भाग कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अंतरप्रद्रवी जालिका या साधारण तौर पे अंतर्द्रवी जालिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। खोज कहाँ हुई? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के पश्चात की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के पश्चात इसका अध्ययन संभव हो सका। अध्ययन संभव हो सका। अब इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों। इसमें 3 शब्द हैं। अंतः, इसका मतलब हुआ कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर। फिर दूसरा शब्द है प्रद्रवी, इसका मतलब हुआ कोशिका द्रव्य से संबंधित। और तीसरा जालिका। जालिका मतलब जाल नुमा संरचना, जालिकावत संरचना। किससे बनी हुई? तो झिल्लीबद्ध नलिकाओं से बना सूक्ष्म जालिकावत संरचना। जालिकावत संरचना। इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? झिल्लीबद्ध नलिकाओं से बनी सूक्ष्म जालिकावत संरचना जो कि कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अब ये तीनों शब्दों को अगर मिलाएं, इन तीनों का अर्थ देखें, तो कोशिका के अंदर बिखरे हुए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले झिल्लीबद्ध नलिकाओं से बना हुआ सूक्ष्म जालिकावत संरचना, ये इसकी पूरी परिभाषा होती है। ठीक है। अब इसमें जो संरचनाएं मिलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 प्रकार की संरचनाएं मिलती है। इन्हें, ये जो लंबी नलिकाकार संरचनाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्यूबुल। इनके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम अटैच रहेगा। यूकैरियोट कोशिका में पाए जाएंगे इन ट्यूबुल्स नामक संरचनाओं पर राइबोसोम अटैच रहता है। कौन सा राइबोसोम है? तो ये है एटीएस प्रकार का राइबोसोम। एटीएस प्रकार का राइबोसोम। एटीएस प्रकार का राइबोसोम। इसके अलावा 2 और संरचनाएं हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में इकाई की तरह काम करती हैं। दूसरी होती है सिस्टर्नी। इसमें शाखित हो सकते हैं, अशाखित हो सकते हैं, 2 प्रकार की हो सकती है। ये शाखित है तथा अशाखित भी होगी, परंतु इस पे राइबोसोम अटैच नहीं होगा। इन्हें हम कहेंगे सिस्टर्नी। और तीसरे हैं गोल आकार के खोखली संरचना झिल्लीबद्ध, जिसे कहेंगे वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूबुल और वेसिकल, ये तीनों से मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिका बनी होती है। ट्यूबुल के ऊपर, ट्यूबुल यानी कि नलिका, ठीक है। सिस्टर्नी मतलब पटलिका। वेसिकल मतलब टीका। इनमें से ट्यूबुल्स के ऊपर
राइबोसोम अटैच होगा, सिस्टर्नी पर राइबोसोम अटैच नहीं होगा, वेसिकल पर राइबोसोम अटैच नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर। रफ के लिए शब्द है हिंदी में खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और इसके लिए शब्द है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। यदि ईआर की बाहरी सतह पर राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम संबद्ध है हो, तो उसे कहा जाएगा खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका। और यदि राइबोसोम अटैच न हो, राइबोसोम संबद्ध ना हो, तो उसे कहेंगे खुरदरी या चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। ये बने होते हैं वेसिकल तथा सिस्टर्नी से निर्मित, सिस्टर्नी से निर्मित, जबकि ये चिकने वाले खुरदरे वाले ट्यूबुल्स से निर्मित, ट्यूबुल्स से निर्मित। अब ये कहाँ, ये वैसे तो एक अस्थायी संरचना होती है, अस्थायी संरचना होती है जिसका निर्माण खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से राइबोसोम हटने पर होता है, हटने पर होता है। जैसे हमारे पास में अगर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम करें तो डायग्राम जब दिखाऊंगा मैं अभी, तो उसमें पता चलेगा कि खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका एक स्थायी संरचना है जो कोशिकाओं में पाई जाएगी। परंतु अगर कभी जरूरत पड़ती है कोशिका को, आवश्यकता अनुसार कोशिका क्या करती है कि आरईआर के सतह पर से राइबोसोम को अलग कर देती है, तो ये बन जाती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। और इसलिए चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका एक अस्थायी संरचना है, जबकि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका स्थायी संरचना है। ये इनके डिफरेंस के बारे में बात हो गया। क्या इनके कार्यों में भी डिफरेंस है? हाँ। तो एसईआर किन कोशिकाओं में पाया जाएगा? एसईआर प्रमुखता से या उन कोशिकाओं में मिलेगा जिनमें मिलेगा जिनमें सक्रियता से लिपिड तथा स्टेरॉयड सम हार्मोन
हार्मोनों का संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। किन कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रवी जालिका मिलेगी प्रमुखता से? तो उनमें मिलेगी जिसमें लिपिड संश्लेषण, स्टीरॉल संश्लेषण या स्टीरॉइड जैसे हार्मोनों का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला किस में मिलेगा? खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका किस में मिलेगी? तो उन कोशिकाओं में उपस्थित जिनमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य प्रोटीन संश्लेषण तथा श्रावण का कार्य सक्रिय रूप से होता है, सक्रिय रूप से होता है। यहाँ पर ध्यान देना होता है बच्चों कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहाँ ज्यादा पाई जाएगी? तो उन कोशिकाओं में ज्यादा मिलेगी जहां सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं। उदाहरण, मस्तिष्क की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे, एसीआर और आरईआर। अच्छा, एसीआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने डिस्कस की, उनमें से कोशिकांगों के कार्य एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसलिए अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। उसमें से पहला हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के समीप स्थित जालिकानुमा संरचना, कोशिका में पाई जाने वाली केंद्रक के समीप स्थित जालिकानुमा संरचना। इसको और लिख सकते हैं, केंद्रक के समीप स्थित जालिकानुमा संरचना। ठीक है, एक और बात होती है कि ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है, केंद्रक झिल्ली की बाह्य स्तर से जुड़ा। अंतर्द्रवी जालिका जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? केंद्रक झिल्ली के बाह्य झिल्ली से, बाह्य स्तर से। ठीक है, तीन प्रकार की संरचनाएं इसको मिलाती है, ट्यूबुल, सिस्टर्नी, वेसिकल। ट्यूबुल के ऊपर राइबोसोम अटैच होता है 80S प्रकार का, और ये केवल यूकैरियोट में पाया जाएगा। अब राइबोसोम अटैच है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में क्रियाशील होगा, क्योंकि राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण कराना। इसके अलावा सिस्टर्नी और वेसिकल भी पाए जाएंगे। तो सिस्टर्नी और वेसिकल किसे बनाते हैं बच्चों? तो ये बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूबुल किसे बनाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम पाया जाएगा बाहरी सतह पे तो उसे रफ कहेंगे, राइबोसोम नहीं पाया जाएगा उसे स्मूथ कहेंगे। ठीक है, यह अस्थायी संरचना होती है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, जबकि ये स्थायी होती है। और किन कोशिकाओं में पाया जाएंगे? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में मिलेगा जहां सक्रियता से लिपिड और स्टीरॉइड सिंथेसिस का कार्य चल रहा है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलेगा? उन कोशिकाओं में जिनमें प्रोटीन संश्लेषण तथा स्रावण का कार्य सक्रिय रूप से होता है। आइए देखें एनसीईआरटी क्या कहता है। हाँ, अंतर्द्रवी अंतःझिल्लिका तंत्र, यानी कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं।
ये बात हम जानते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकांग हैं। पर इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी काय, लयन काय, रसधानी, ये चार आते हैं। ठीक है। सूत्र कणिका, मैं वहां पे वैक्यूल का नाम भूल गया। सूत्र कणिका हरित लवक और पेरोक्सीसोम के कार्य को उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं माना जाता, इसलिए उसे अंतःझिल्लिका तंत्र में नहीं लेते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। बहुत बढ़िया डायग्राम है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये केंद्रक है। केंद्रक की बाहरी जो झिल्ली है, बाह्य झिल्ली, केंद्रक दोहरी झिल्ली संरचना है, दोहरी झिल्ली आबद्ध संरचना है, कोशिकांग है। इसकी बाहरी झिल्ली से संबद्ध है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये झिल्ली नुमा संरचना है, झिल्ली से निर्मित है, झिल्लीदार अंगक है, और आप देख सकते हैं कि इसके बाहरी सतहों पर ये राइबोसोम अटैच है। तो ये राइबोसोम जब अटैच है तो ये हो गया खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब ये जाली जालिकानुमा संरचनाओं की भूल भुलैया सी दिखाई देती है। यहाँ जालिकाएं एक दूसरे से उलझी हुई दिखाई देती हैं, पर कुछ हिस्से पे यहाँ आप देख रहे हैं कि राइबोसोम संबद्ध है, इस वाले हिस्से पर राइबोसोम अटैच नहीं है। तो जिस हिस्से पर राइबोसोम अटैच नहीं है वो कौन सा हुआ? वो हो गई चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। ये तो हो गए सिस्टर्नी ट्यूबुल। इसके बाद यहाँ पे वेसिकल और सिस्टर्नी भी मिल रहे हैं, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतनी सी बात है कि राइबोसोम अटैच है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे प्रकार का कौन सा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे राइबोसोम अटैच नहीं होगा। अब इनके कार्यों की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात पता चला, क्या? यूकैरियोट कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है। तो यहाँ कितनी बातें बताई गई? चपटे, आपस में जुड़े, दूसरी बात, तीसरा थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र, चौथी बात, जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रवी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रवी जालिका चिकनी लगती है। अंतर्द्रवी जालिका कैसी लगती है? चिकनी। अतः इसे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व श्रावण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कायद से मिलती है। ये नीट का पूछा गया प्रश्न। ये काफी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। ठीक है। अब चिकनी की बात कर रहा है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल, प्राणियों अर्थात जंतुओं की बात कर रहा है, किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहा है, एनिमल्स। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रवी जालिका में होते हैं। तो ये तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक। आइए अब पढ़ते हैं दूसरा हिस्सा इसका, यानी कि गोल्जी का है। गोल्जी काय, इसे हम गोल्जी सम्मिश्र भी कहते हैं, सम्मिश्र, यानी कि एपरेटस। गोल्जी काय के बारे में क्या बात है? खोज किसने की? सबसे पहली बात तो हम ये लिख लेते हैं, खोज करने वाले थे कैमिलो गोल्जी।
उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा था इन्होंने, ये बात अपने काम की नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानना होता है कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। ठीक है, फिर भी हम लिख लेते हैं उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं। फिर इन्होंने अपना ही नाम दे दिया उसको, अपने ही नाम पे इसे कहा जाने लगा बाद में गोल्जी बॉडी। कहाँ पाए जाते हैं स्थान? केंद्रक के समीप, केंद्रक के समीप। कैसे दिखाई देते हैं? तो इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है घनी अभिरंजित थैली या चपटे कुंड के समान संरचना। कैसी दिखाई देती है? तो कोशिका में केंद्रक देखा है हमने, केंद्रक के पास में घनी अभिरंजित थैली या चपटे कुंड के समान संरचनाएं दिखाई देती। अब इसकी संरचना पे बात करते हैं। सिस्टर्नी से बने, सिस्टर्नी से बनी संरचना। ठीक है, सिस्टर्नी से बनी संरचना। अब सिस्टर्नी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिस्टर्नी क्या होते हैं? सिस्टर्नी चपटी, खोखली, झिल्ली नुमा संरचना, झिल्लीदार संरचना जिसका आकार कुंड या थैली के आकार का, थैली के आकार का। चपटी, खोखली, झिल्लीदार संरचना, और ये संरचना का आकार कैसा होगा? कुंड या थैली के समान। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो कुंड नुमा संरचनाएं हैं या थैली नुमा संरचना है, ये बाहर की ओर फूली हुई रहती है तथा अंदर की ओर चपटी रहती है, चपटी डिस्क जैसी संरचना। इस तरह की थैली नुमा संरचना हमें गोल्जी बॉडी देखने को मिलती है। अब इसके दोनों छोर पर पुटिकाएं एक दूसरे से, यहां से पुटिक, जैसे मान लेते हैं कि नीचे थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका इधर, और इधर मान लेते हैं कि खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। तो वहां से आती हुई पुटिका इसके सिस फेस से फ्यूज करेगी। इसके फ्यूज करने के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। पहले हम सिस्टर्नी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिस्टर्नी का आकार कितना होता है? तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के लगभग। ठीक है, सिस्टर्नी से बनी। अच्छा, सिस्टर्नी कैसे रहते हैं? तो बोले कि समकेंद्रित तथा समानांतर, समानांतर, समकेंद्रित तथा समानांतर जमे हुए।
समकेंद्रित तथा समानांतर जमे हुए। यहाँ आप देख सकते हैं एक सिस्टर्नी ये है, दूसरी सिस्टर्नी और ये तीसरी सिस्टर्नी। तो इस तरह से एक सिस्टर्नी के समानांतर में दूसरी जमी है, दूसरी के समानांतर में तीसरी जमी है। अगर आप समझना चाहें तो इसमें हम ऐसा मानते हैं कि जैसे ये एक गोला है, सर्कल के बीच में सेंटर पॉइंट पे यहाँ से यदि हम इसकी त्रिज्या निकालें तो ये इसकी त्रिज्या होगी। अगर हम इसी त्रिज्या को आगे बढ़ाएं और इस पर एक और गोला बनाएं तो क्या ये दोनों गोले एक दूसरे से समानांतर हैं? हाँ, बिल्कुल समानांतर हैं। इसी तरह से 3-4 समानांतर गोले अगर आप समझना चाहें तो उसमें इतना भाग मान लीजिए कि ये गोल्जी बॉडी का है। 1, 2, 3, 4 जितना हो सकता है कोशिका में जितना कार्य है उतनी ज्यादा सिस्टर्नी के परत मिलेंगे। ठीक है, अब ये सिस्टर्नी की परत जो है एक दूसरे से समानांतर है और समकेंद्रित है। इनका केंद्र भी सेम है, एक ही केंद्र पर इनकी त्रिज्या को आप निकाल सकते हैं। तो इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक, सिमिलर सेंटर। ठीक है, सेम सेंटर है इनका और एक दूसरे से पैरेलल है। अच्छा, अब इनका जो कार्य होता है, सिस्टर्नी के बारे में हम कार्य की बात करते हैं अभी। देखिए, सिस्टर्नी प्रत्येक सिस्टर्नी के या यूं कहें कि गोल्जी बॉडी के गोल्जी काय के दो भिन्न सतह दिखाई देते हैं। पहली सतह को हम कहते हैं शीर्ष सतह या निर्माणकारी सतह। निर्माणकारी सतह, शीर्ष सतह या निर्माणकारी सतह। दूसरा हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं ट्रांस सतह, ट्रांसफेस या सतह। निर्माणकारी के लिए शब्द है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस। ठीक है, ट्रांसफेस या इसके लिए उन्नतोदर सतह, तो सॉरी परिपक्व, परिपक्व, परिपक्वन सतह। परिपक्वन सतह, सिस फेस, ट्रांसफेस। अब ये सिस फेस और ट्रांसफेस दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं पर जुड़े हुए होते हैं। सिस फेस तथा ट्रांसफेस एक दूसरे से भिन्न किंतु पुटिकाओं द्वारा एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं इसको समझते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि ये सिस्टर्नी है, 3 सिस्टर्नी से मिला हुआ यह गोल्जी सामिश्र है, गोल्जी उपकरण है। मान लेते हैं कि यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रवी जालिका थी और यहाँ पर खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका थी, जिसकी सतह पर राइबोसोम अटैच है। हमने ये बात पढ़ी कि अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ये चारों किस में आते हैं? ये चारों आते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र में। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये कार्य एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं। तो देखिए क्या होता है, मान लेते हैं एसईआर में किस तरह का कार्य होता है, तो ये लिपिड संश्लेषण से रिलेटेड कार्य करती है, लिपिड संश्लेषण का स्थल है। ठीक है, प्रमुख स्थल लिपिड संश्लेषण का प्रमुख स्थल कौन? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। यहां से एक पुटिका समान संरचना निकलती है। ठीक है, ये पुटिका समान संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चलते हुए गोल्जी सामिश्र की ओर गति करती है और गोल्जी सामिश्र के शीर्ष सतह से जाके संगलित हो जाती है। शीर्ष सतह से संगलित, ये शीर्ष सतह है और ये पुटिका, ये वेसिकल कहाँ जा रही है? तो ये वेसिकल जा रही है यहाँ, शीर्ष सतह से संगलित होगी, शीर्ष सतह से संगलित। तो पहला स्टेप हो गया, ये शीर्ष सतह से संगलित हो जाएगी। संगलित होने के बाद ये पुटिका यहां से कुछ कार्य होता है और ट्रांस सतह की ओर गति करती है। शीर्ष सतह से ट्रांस सतह की ओर पुटिका गति करती है और इस गति के दौरान इसका संवेष्टन हो जाता है। मान लीजिए यहां से चली थी तो लिपिड थी, लेकिन ये गोल्जी बॉडी से पास होते होते ये लिपिड बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। लिपिड का रूपांतरण होके बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या हुआ? रूपांतरण हुआ, अणुओं का रूपांतरण, लिपिड का रूपांतरण। ठीक वैसे ही यदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यानी कि खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका से एक पुटिका चली, इस पुटिका में कोई प्रोटीन था, क्या था? आरईआर किसका प्रमुख स्थल माना जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का। तो यहां से प्रोटीन चला पुटिका के रूप में और ये पुटिका गति करती हुई जा रही है गोल्जी काय की तरफ। गोल्जी काय के शीर्ष सतह से संगलित होगी, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने। शीर्ष सतह से संगलित होने के बाद यहां पर से संगलित होके निकलेगी, इससे अलग होगी, फिर इसमें जाके मिलेगी, फिर अलग होगी, फिर इसमें जाके मिलेगी। तो ये भी शीर्ष सतह से ट्रांस सतह की ओर गति करेगी। शीर्ष सतह से ट्रांस सतह, शीर्ष सतह से ट्रांस सतह की ओर गति करेगी, शीर्ष सतह से ट्रांस सतह की ओर। और अगर अभी इसमें कोई प्रोटीन जो बना था, संश्लेषित हुआ था खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में, तो हो सकता है कि वो यहां तक पहुंचते पहुंचते परिवर्तित हो जाए ग्लाइकोप्रोटीन में। तो प्रोटीन से क्या बना देगी? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। तो गोल्जी काय दो प्रकार के कार्य कर रहा है। यदि एसीआर से कुछ आ रहा है लिपिड वाला, तो उसका रूपांतरण कर दे रहा है, रूपांतरित करके लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहां से प्रोटीन चला खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका से, तो वो उसे बना दे रहा है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन को बना दे रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसलिए इसके दो कार्य समझ में आते हैं, ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण, ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण। कैसे किया ये संश्लेषण?
तो हम जानते हैं कि रूपांतरित किया गया, रूपांतरण किया गया, लिपिड का रूपांतरण किया गया ग्लाइकोलिपिड में, प्रोटीन का रूपांतरण किया गया ग्लाइकोप्रोटीन में। अब इस रूपांतरण को ही एक नाम दिया जाता है, वो नाम है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, ठीक है, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के लिए हिंदी में शब्द आता है संवेष्टित करना, संवेष्टित करना, जो कि गोल्जी बॉडी का एक प्रमुख कार्य है। अणुओं का रूपांतरण कर उन्हें संवेष्टित करना, ये गोल्जी काय का एक प्रमुख कार्य है। इसके बाद यहां से ये पुटिकाएं या तो लाइसोसोम बन सकती हैं, क्या बन सकती हैं, लाइसोसोम बन सकती हैं, या फिर रिक्तिका बन सकती हैं, रिक्तिका भी बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन दो प्रमुख मकसद हैं, क्या, या तो अंतः कोशिकीय लक्ष्यों तक सामान पहुंचाना या फिर कोशिका के बाहर स्रावित होना। गोल्जी काय के प्रमुख कार्य, ठीक है, कौन कौन सा कार्य हमने पढ़ लिया। पहला तो हमने पढ़ लिया अणुओं का रूपांतरण कर उन्हें इस तरह नहीं, अणुओं का रूपांतरण नहीं, आप इसको इस तरह से सिंपल याद कर सकते हैं, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, तीसरा ट्रांसपोर्ट। ये तीन प्रमुख कार्य हैं गोल्जी काय। प्रोसेसिंग का मतलब संवेष्टित करना, ठीक है, संवेष्टित करना, जो हमने देख लिया, क्या, लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनाना, प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, ठीक है। अब ये बना देने के बाद में पैकेजिंग के लिए हिंदी शब्द पैकेजिंग ही है, पैक करता है, पैकेजिंग, ठीक है। तीसरा ट्रांसपोर्ट की बात है, परिवहन, परिवहन, पैकिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, तीनों कार्य करने का प्रमुख काम किसका है, गोल्जी काय का। अच्छा, पैकेजिंग करने के समय पे ये वेसिकल बना सकती है, यानी कि पुटिका, फिर वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, और तीसरा लाइसोसोम यानी कि लयनकाय। तीन प्रकार की चीजें यहां से पैकेजिंग में बनेगी। तो आगे हम देखेंगे कि वैक्यूल और लाइसोसोम भी बन सकते हैं गोल्जी काय के पैकेजिंग कार्य के नतीजे में। फिर परिवहन करना, तो परिवहन दो प्रमुख लक्ष्यों तक होता है। भाई आपको जाना है, किसी को पहुंचाना है, तो ये तो पता होना चाहिए कहां पहुंचाना है, तो वो पता होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, लक्ष्य। तो दो प्रकार के लक्ष्य गोल्जी बॉडी के परिवहन में देखे गए हैं। पहला लक्ष्य होता है अंतः कोशिकीय, अंतः कोशिकीय लक्ष्य, यानी कि इंट्रासेल्युलर टारगेट, कोशिका के अंदर यानी कि कोशिका द्रव्य में या दूसरे कोशिकांगों तक, दूसरे कोशिकांगों तक, ठीक है। दूसरा जो लक्ष्य होता है वह बाहर, कोशिका के बाहर
तो कोशिका के बाहर के जो लक्ष्य होते हैं उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्रावण या सिक्रीशन। तो दो प्रमुख लक्ष्यों तक गोल्जी काय द्वारा पैक किया गया सामान जाता है। कहां कहां जाता है? एक, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में किसी दूसरे कोशिकांग तक, तथा दूसरा कोशिका के बाहर स्रावित होने के लिए यानी कि सिक्रीशन के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। कहाँ देखी? तंत्रिका कोशिका में घनी रंजित जालिकावत संरचना। तीन बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बाद में उनके नाम पर गोल्जी काय कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। अब ये जो चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड है, इसे जालिकाय या सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालिकाय या सिस्टर्नी। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, एक दूसरे से समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। समानांतर मतलब एक के ऊपर एक ढेर के रूप। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, कोशिका के अनुसार, कोशिका की आवश्यकता के अनुसार उसमें गोल्जी काय के जो कुंड हैं, सिस्टर्नी है, उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। केंद्रक के पास सम केंद्रित व्यवस्थित होता है। कहां पर? केंद्रक के पास। और वैसे व्यवस्था कैसी है? सम केंद्रित। ठीक है, इसमें दो सतह पाए जाते हैं, निर्माणकारी सतह और परिपक्व सतह। निर्माणकारी सतह को उन्नतोदर या सिस, परिपक्व सतह को उत्तलावतल या ट्रांस भी कहा जाता है। ठीक है, अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होते हैं। क्या ये एक साथ होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये बात किसके थ्रू है? उन पुटिकाओं के थ्रू जो सिस से होकर के ट्रांस की ओर जा रही हैं। इनके बीच में आपसी कम्युनिकेशन का कार्य उन पुटिकाओं के जरिए हो रहा होता है। ठीक है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। तो मुख्य कार्य क्या हो गए? दो हो गए भैया। अंतर कोशिकीय द्रव्य लक्ष्य तक पहुंचाना, किसको? द्रव्य को पहले संवेष्टित किया। क्या किया? संवेष्टित, यानी कि प्रोसेसिंग, और ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन प्रोसेसिंग के और ट्रांसपोर्ट के बीच में आप जानते हैं कि बिना पैकिंग के ट्रांसपोर्ट तो होगा नहीं। तो तीन मुख्य चीजें होती है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट। तो प्रोसेसिंग के लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म चाहें तो प्रोसेसिंग का पी, पैकेजिंग का टी, और ट्रांसपोर्ट के लिए टी। पीपीटी स्लाइड्स आप लोग पढ़ते ही हैं। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, तीनों प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, द्रव्यों का, है ना। अब इसके बाद देखते हैं संवेष्टित द्रव्य अंतर प्रद्रवी जालिका से पुटिका के रूप में कहां से चले हैं वो ध्यान दीजिए। अंतर प्रद्रवी जालिका से चले। ठीक है, तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, कहां से चले? अंतर प्रद्रवी जालिका से चले। ठीक है, किसके रूप में? पुटिका के रूप में। गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर, गोल्जी काय के शीर्ष सतह से संगठित होकर अंतर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। शीर्ष सतह से ट्रांस सतह की ओर गति करते हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि गोल्जी काय का अंतर्द्रवी जालिका से निकटतम संबंध है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्जी काय का निकटतम संबंध किस कोशिकांग से है? तो अंतर्द्रवी जालिका से।
अंतर्द्रव्यी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, हम जानते हैं जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाता है। तो इन कुंडों में रूपांतरण का कार्य चल रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर प्रोटीन रूपांतरित होते हैं तो हो सकता है वो ग्लाइकोप्रोटीन बना ले। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले हमने बात की थी जब गोल्जी बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका लिपिड संश्लेषण का प्रमुख स्थल थी। खुरदरी अंतर्प्रद्रव्यी जालिका प्रोटीन संश्लेषण का, वहां लिपिड और प्रोटीन थे, यहां ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद लाइसोसोम की बात करते हैं। चलिए, लाइसोसोम की बात हम वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों नेक्स्ट लेक्चर में कवर, ठीक है।